इसमें दो बातें आपने कही तनेजा साहब की, पश्चिम की ताकतें बहुत जल्दी नहीं आएंगी, खासतौर से अमेरिका सैन्य कार्रवाई से बचेगा, और दूसरा भारत के साथ भी संबंध अच्छे हैं ईरान के लोगों के, और तीसरी बात जो आपने बड़ी बात कही कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, हरकत करता है ट्रंप, तो फिर ऐसे में जो खाड़ी के बाकी देशों में जो सैन्य ठिकाने अमेरिका के, वहां पे ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर नौबत यहां तक आती है तो भारत कितना अछूता रहेगा स्वर्ण सिंह साहब? हाँ, भारत अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो समझ है वो ये कि ईरान में यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो वो ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे पहले भी कहा गया कि करीब 19 ठिकाने हैं अमेरिकी सैनिकों के अलग अलग देशों में, पूरे पश्चिम एशिया में, और ईरान ने खुलकर कहा है कि यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो वो बदले में इन सब ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। उसका मतलब ये कि इसका असर पूरे बड़े क्षेत्र में होगा। और जैसे आपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में भारतीय लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, और वहां से जो फाइनेंशियल सपोर्ट रेमिटेंसेस जो आते हैं वो करीब करीब 140 या 50 अरब डॉलर सालाना आते हैं। उसके अलावा तेल की जो हमारी निर्भरता है, गैस की हमारी निर्भरता है इस पूरे इलाके के ऊपर, उस पर संकट आ सकता है। तो इसलिए भारत को जाहिर है कि केवल इमोशनल मतलब या कल्चरल या इतिहास के नजरिए से तो जुड़ा हुआ है भारत, पर आज जो रोजमर्रा की जरूरतें भारत की हैं उस नजरिए से भी भारत इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि ईरान पर सैन्य शक्ति का प्रयोग होता है तो मुझे लगता है कि भारत पर भी उसका असर होगा। उसके अलावा आप देखें कि जो दूसरे यहाँ के राजशाही परिवार हैं या दूसरे देश हैं, वहां भी लोगों को चिंता होगी कि यदि विरोध इस तरह से सड़कों पर उतरता है और सत्ता को हटा देता है, गिरा देता है, तो क्या इस तरह का कुछ किसी दूसरे देश में भी हो सकता है या नहीं, वो भी एक चिंता का विषय इन सब लोगों के लिए होगा। पर मुझे लगता है कि सैन्य नजरिए से आप यदि देखें तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। पिछली बार जब जून में एयर स्ट्राइक्स हुए थे केवल 4 दिन के लिए, 12 दिनों में अमेरिका के, तो एक बहुत बड़ा युद्धपोत जो है जेरल्ड फोर्ड, उसको मेडिटेरेनियन में तैनात किया गया था ताकि वो जरूरत पड़े तो इधर आ सके। आज वो कैरिबियन में है, तो कम से कम 2 बड़े युद्धपोत यहां तैनात करने की कोशिश होगी। उसमें 2 या 3 महीने लग सकते हैं आराम से। तो क्या तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे या ये इन पर काबू पा लिया जाएगा? और दूसरा, आपने जैसे वेनेजुएला में देखा, जो सरकार थी वही बनी हुई है। अब खबरों में है कि जो वहां उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बनी है, डेल्सी रोड्रिगस, शायद अमेरिका उनके साथ संपर्क में था करीब 4 सप्ताह पहले से ही। तो क्या अमेरिका किसी इसी तरह के दूसरे शिया क्लरिक के साथ संपर्क में ईरान में है या नहीं है, या किसी नोबलॉरियोट को बांग्लादेश की तरह से लाया जा सकता है? तो ये सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों में कोई भी नेतृत्व साफ नहीं है, कोई भी उनका एजेंडा क्लियर नहीं है कि वो हटाना तो चाहते हैं इस सरकार को, पर उसके बाद क्या करना है। और वो एक के बाद एक आप देखते हैं विरोध, जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में, नेपाल में, विरोधी जो सड़क पर उतरते हैं उनका ना तो कोई सीधा नेतृत्व होता है, ना कोई एजेंडा, ना कोई मैनिफेस्टो होता है। सरकारें गिर जाती हैं, उसके बाद क्या करना है वो बाद में सोचा जाता है। तो ईरान में भी क्या, जो वहां की बहुत ताकतवर IRGC है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, उसका कोई नेता उसमें से निकल सकता है। तो सब अटकलें लगाई जा सकती हैं, पर यहां तक युद्ध का मामला बनने की, युद्ध के हालात बनने की, सैन्य बल की इस्तेमाल करने की बात है, मुझे लगता है कि वो यही बात है कि वो एक तरह से राजनीतिक या मौलिक समर्थन या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, और ये भी उसमें इशारा दे रहे हैं कि भविष्य में शायद कभी सेना का फिर से प्रयोग हो सकता है। और जैसे इतिहास में हमने देखा कि केवल दूर से मिलिट्री स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स वो करता है। आपको याद होगा, आपको कासिम सुलेमान की किलिंग, आपको उनकी याद होगा, मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से एयर स्ट्राइक यदि, जैसे मिस लेबर्ट जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, उन्होंने भी कहा
कि एयर स्ट्राइक्स एक ऑप्शन है, कई विकल्पों में एक विकल्प ये है। तो यदि एयर स्ट्राइक होता है तो उससे क्या असर होगा? फिलहाल जून की एयर स्ट्राइक में भी ये बात उठी थी कि रिजीम चेंज हो जाएगा, सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाएगा, या उनको उन पर एक तरह से अटैक हो सकता है। तो कुछ नहीं हुआ उस वक्त। तो मुझे लगता है ये प्रदर्शन लगातार कितनी देर तक जोर पकड़े रहेंगे, और बाहर से समर्थन उन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा किसी तरह का, तो ये सब असमंजस बना रहेगा। और फिलहाल मुझे लगता है कि कम से कम, क्योंकि अ, ईरान में चुनाव व्यवस्था होती, चुनाव होते हैं, काउंसिल्स हैं, पार्लियामेंट है, तो कम से कम ये भी एक सोच हो सकती है कि क्या दूसरे कोई विकल्प है एक नई सरकार बनाने की। और नई सरकार बनाने में हो सकता है फिर से कोई दूसरी नेतृत्व वहां आ सकता है। तो कई चीजें हैं, पर ये यहाँ पे युद्ध निकाला होगा, जाए। मुझे लगता है कि ये कम से कम अगले 2 या 3 महीने तक तो मुझे नहीं लगती संभावना। या युद्ध से क्या रिजीम चेंज हो जाएगा, मुझे वो और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। और भी नजर मुश्किल नहीं। हालांकि चूंकि ये संभावना इसलिए, सीमाएं हैं, हमारी अपनी भी सीमाएं हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि अगर ईरान में मान लिया जाए तख्ता पलट हो जाता है, वहां पे और कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनती है, वहां की अर्थव्यवस्था सुधरती है, बेहतर होती है, तो भारत के लिए एक मौका भी होगा ये, कि नहीं? वो इस पर तय करेगा कि कौन सत्ता में आता है, यदि सत्ता में परिवर्तन होता है। और यदि आप इशारा कर रहे हैं कि कोई अमेरिका की पिछलग्गू या उनकी कोई दोस्त सरकार वहां बनेगी, तो उसके पीछे ये समझना होगा कि ये जो पूरी तेल के बाजार की राजनीति है जिस पर अमेरिका काबू करना चाह रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है। अमेरिका को तेल की कमी नहीं है। 15 साल से, जब से वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी आया और शेल ऑयल निकाल पाए वो, तब से वो अब ऑयल का निर्यात भी करता है। तो उसकी कोशिश क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि ज्यादा से ज्यादा तेल के संसाधन उसके काबू में आते हैं, तो वो मूल्यों को तय कर पाएगा, और कहाँ ये तेल जा सकता है या नहीं जा सकता है, वहां उसको भी काबू करेगा। और 2 देश सबसे ज्यादा आज दुनिया में आयात पर निर्भर हैं तेल की। चीन, जो लगातार अमेरिका को प्रतिस्पर्धा में चुनौती देता नजर आता है, और दूसरा भारत, जो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। दोनों तेल का बहुत बड़ा आयात करते हैं। तो यदि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है अमेरिका का पूरा काबू हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के बाजार में, तेल के संसाधनों में, तो वो शायद इन देशों को प्रतिस्पर्धा में थोड़ा सा पीछे रखने में सक्षम हो जाएगा। तो उस नजरिए से आप यदि सोचते हैं, तो शायद भारत को यहां तक तटस्थता वाली अपनी जो रणनीति है वहां तक सीमित नहीं रहना होगा। क्योंकि उससे क्या है कि हम कहते हैं कि हमने रूस को यूक्रेन में जाते हुए कुछ नहीं कहा, इजराइल को गजा जाते कुछ नहीं कहा, अमेरिका को वेनेजुला जाते हुए कुछ नहीं कहा। तो ईरान पर भी यदि इस तरह का सैन्य हमला होता है तो क्या भारत चुप रहेगा? या प्रोटेस्ट को लेकर हम कहते हैं कि क्या ये उनका केवल अंदरूनी मामला है? क्योंकि 90 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं, भारत तेल और गैस पर निर्भर है, इसलिए वहां संतुलन, शांति, स्थिरता बनाना भारत के अपने सीधे राष्ट्र हित में है, राष्ट्र सुरक्षा के हित में है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हाँ, कन्फ्रंट करने की विकल्प नहीं है हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप को, खासकर जिस तरह से उनका आक्रामक रुख है, जो उल्टा सीधा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम उससे बचते हुए नजर आते हैं। पर आप देखें, इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में भारत एक बहुत अलग तरह का देश सामने आता है। क्योंकि ईरान का भी दोस्त है पर इजराइल का भी दोस्त है, यूएई का दोस्त है पर सऊदी अरेबिया का भी दोस्त है, इजिप्ट का भी दोस्त है। इसीलिए 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरा क्वाड बनाना चाहा 4 देशों का, तो उन्होंने यूएस के साथ, यूएई, इजराइल के साथ किसको जोड़ा? भारत को जोड़ा। तो भारत की जो एक्सेस है, पहुंच है इन सभी देशों की पावर इलीट्स के साथ, आपने प्रधानमंत्री की यात्राओं में देखा होगा व्यक्तिगत तौर पर कितना अच्छे हमारे तालमेल है। मुझे लगता है परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे भारत को शटल डिप्लोमेसी करनी चाहिए इस वक्त अलग अलग देशों के साथ, कि किस तरह से सबसे पहले यदि आपको सत्ता में बदलाव चाहिए भी है तो क्या वो शांतिपूर्वक हो सकता है। क्योंकि आप देखें ईरान में लगातार इलेक्शन होते हैं,
पार्लियामेंट वहां लगातार काम करती है, काउंसिल्स बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेटर बैठे हुए हैं वहां, कोई व्यक्ति का वहां सत्ता नहीं है, संस्थानों की सत्ता है वहां। तो इसलिए क्या भारत इसमें कुछ योगदान दे सकता है कि यहां तालमेल बने, जिससे यदि सत्ता में बदलाव, जो जन आक्रोश दिखा रहा है कि उनको चाहिए सत्ता में बदलाव, और सत्ता में बदलाव क्या हिंसा से होना चाहिए, क्या विदेशी हमले से होना चाहिए? मुझे लगता है, मैं सहमत हूं कि वो ईरानी लोग नहीं चाहेंगे किसी भी बाह्य शक्ति का, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हो। वो बहुत नेशनलिस्ट है, अपने देश के प्रति उनका प्यार है। तो इसमें सत्ता का परिवर्तन होना तय है, पर उसको क्या धीरे से, शांति से, स्थिरता बनाते हुए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें भारत लगातार परोक्ष रूप से इन सब देशों से बातचीत कर सकता है, तालमेल बना सकता है। और यदि परोक्ष क्या, मुझे लगता है कि तो भारत की अपनी भी रणनीति है। हाँ, भारत की अपनी भी रणनीति है कि